जो लास्ट क्लास हम लोग की थी उसमें हम लोग फाइलम के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो अभी फाइलम की बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखो कौन कौन से फाइलम्स लिए हैं उस पर थोड़ा सा बातचीत करो। सबसे पहला हमने पॉलीफेरा पढ़ा था, दूसरा हमने कॉलेंट्रेटा पढ़ा था जिसको सिनेंड्रियंस नाम से कहा जाता है, और तीसरा उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा दैट वाज प्लेटीहेलमिन्थस। उसके बाद आप लोगों का हेलमिन्थस था और उसके बाद एनिलिडा था। टोटल 5 फाइलम्स आप पढ़ चुके हो। इन पांचों फाइलम्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है कि पांचों फाइलम्स में आप लोगों के पास एक भी क्या नहीं है, ऑर्गेनिज्म के पास वो नोटोकॉर्ड नहीं है। इवन तुम आगे अभी जो और फाइलम पढ़ोगे ना उन फाइलम्स में भी नोटोकॉर्ड नहीं होगी। अभी आप जितने भी फाइलम्स पढ़ रहे हो उनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, याद रखना। अब हम लोग जो नेक्स्ट आज 4 के चारों फाइलम्स हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट फाइलम हम लोग देख रहे हैं दैट वुड बी आर्थ्रोपोडा। याद रखना, अर्थ में जितने भी क्रिएचर्स पाए जाते हैं उन सारे क्रिएचर्स में से आर्थ्रोपोडा के पाए जाने वाले क्रिएचर्स मतलब इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स सबसे ज़्यादा हैं। जैसे तुम अपने अगर आजू बाजू देखो तो तुम्हें डॉग्स में अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है, जैसे जर्मन शेपर्ड, अपने इंडियन में भी, अपने इंडिया के देसी कुत्तों में भी मतलब तुम्हें 50 वेराइटीज़ मिल जाएंगी स्टेट टू स्टेट अगर आप वेरी करो तो। लैब्राडोर, पोमेरियन, ठीक है, हस्की एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट्स से जो टोटल अर्थ में टोटल जो डॉग्स की ब्रीड पाई जाती है मान लेते हैं वो 500 है। तो आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है, ठीक है, आप लोगों का जिसमें आपका होता क्या है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इसी पर्टिकुलर, ठीक है, में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको सबसे बड़ा आपका फाइलम कहा जाता है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम का। तो ये तुम लोगों के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एक सवाल कि आप लोगों के पास जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अभी जैसे मैंने पॉलीफेरा पढ़ाया था तो पॉलीफेरा में क्या कहा था कि आप लोगों के पास, ठीक है, क्या होता है, ओशन से पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर से पाए जाते हैं। कॉलेंट्रेटा के लिए भी वही बोला था, राइट। तो आर्थ्रोपोडा आप लोगों के फिलहाल एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो एनिमल्स आप लोगों के लैंड में भी पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों के एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब समुद्र नदियों इनमें भी पाए जाएंगे। मतलब हर प्रकार के हैबिटेट में आर्थ्रोपोडा रहते हैं, ठीक है, हर प्रकार के हैबिटेट में आपके आर्थ्रोपोडा आपको क्या होंगे, पाए जाएंगे। सो इन लोगों के इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये वाली जो स्पीशीज़ हैं ये सिर्फ अर्थ में होती हैं या फिर सिर्फ ओशंस में होती हैं। ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगी, हर जगह देखने को मिलेंगी। तो देयरफॉर इन लोगों का फाउंड, इसमें बस एक वर्ड याद रखना है, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। बस बाकी तुम आगे का लिखना चाहते हो पॉइंट अगर अपने आंसर में तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद आप जैसे नेक्स्ट फाइलम पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट फाइलम पढ़ोगे, फिर आप एक और नेक्स्ट फाइलम पढ़ोगे, तो आपके जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे आपके इसमें हमेशा देखना इम्प्रूवमेंट होगी। यानी कि जब आपने स्टार्ट किया था तो उनकी बॉडी में कैविटी ही नहीं थी, फिर बॉडी में कैविटी डेवलप हुई, ठीक है, सूडो कैविटी। फिर कैसा हुआ कि बॉडी में एक कैविटी डेवलप हुई, और फिर अब कैसा होगा, हो सकता है आगे जाके आपकी बॉडीज के अंदर और थोड़ा एडवांस नेचर मिले। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आर्थ्रोपोडा या मोलस्का में अचानक से तुम ये देख रहे हो कि अरे मैडम इसमें तो ना कैविटी नहीं है, क्योंकि जो बेसिक ऑर्गेनिजम्स थे वो पहले वाले थे और वो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैविटी नहीं थी। अब इससे पहले आपने जो फाइलम पढ़ा एनिलिडा, देखो वो यूकॉलीमेट था। यूकॉलीमेट का मतलब उनके पास बॉडी कैविटी थी। तो अगर एनिलिडा के पास बॉडी कैविटी है तो एनिलिडा के आगे आने वाला जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी डेफिनेटली बॉडी कैविटी होगी ही होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आर्थ्रोपोडा में बॉडी कैविटी नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा भी एनिलिडा के जैसे क्या होते हैं, यूकॉलीमेट होते हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें यूकॉलीमेट का मतलब लास्ट क्लास से मैंने जो बताया था वो याद होगा, ठीक है। 2 चीजें होती है, ए कॉलीमेट, सूडो कॉलीमेट और यू कॉलीमेट।
तो ये यूकॉलिमेट है। यूकॉलिमेट का मतलब उनके पास बॉडी कैविटी है। अच्छा ठीक है, अब उसके अलावा बात आती है ये जर्म्स लेयर की कि किस ऑर्गेनिज्म में कितनी जर्म लेयर पाई जाती है। तो जो आपने पॉलीफेरा पढ़ा था, उस बेचारे पॉलीफेरा के पास तो जर्म्स लेयर ही नहीं थी, क्योंकि वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था। फिर आप थोड़े से एडवांस हुए, जब आप एडवांस होके आगे गए तो आपने ये देखा कि धीरे धीरे 2 जर्म्स लेयर आई, फिर आपने देखा कि 3 जर्म्स लेयर आने लगी। तो एनिलिडा में चेक करो जरा कितने जर्म लेयर थी, 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपका जो ये फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इस आर्थ्रोपोडा के अंदर में भी 3 जर्म लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है 3 जर्म लेयर? आपकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, आउटर, इनर और दोनों के बीच वाली मिडिल। सो ये भी क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। साथ ही साथ में मैंने बताया बॉडी कैविटी है, मतलब यूकॉलिमेट होते हैं, और इनके अंदर में भी कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री। एक बार फिर से हम लोग चीजों को क्विक रिकॉल करते हैं। जिस दिन हमने पहला फाइलम पढ़ा था पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा के अंदर में कोई सिमेट्री नहीं थी, वो एसिमेट्रिक थे। फिर हमने नेक्स्ट फाइलम पढ़ा कॉलेंट्रेटा, कॉलेंट्रेटा के अंदर सिमेट्री थी। देखो कौन सी वाली सिमेट्री थी? आई थिंक रेडियल सिमेट्री थी कॉलेंट्रेटा के अंदर में, ठीक है। कॉलेंट्रेटा के अंदर रेडियली सिमेट्रिकल थे। फिर हमने प्लेटीहेलमिन्थस पढ़ा, हेलमिन्थस पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने फिर कौन सा पढ़ा? एनिलिडा पढ़ा। ये तीनों के तीनों फाइलम बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल थे, और जो आर्थ्रोपोडा है ये भी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है। यानी कि तुम ये कह सकते हो, इसको दिमाग में याद कैसे रखोगे कि पहले फाइलम में नो सिमेट्री, दूसरे फाइलम में रेडियल सिमेट्री, और अभी तक इसके बाद जितने भी फाइलम्स आए हैं सबके अंदर बायोलेटरल सिमेट्री। ये ऐसे याद रखा जाता है। फिर लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो आपके प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेगमेंट्स? मैंने ऊपर देखो ड्रॉ करके भी दिखाया था कि बॉडी के ऊपर इस तरीके की लाइंस बनी हुई होती हैं। ये लाइनिंग्स उनकी बॉडी में नहीं होती। दोज आर नोन एज नॉन सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर इस प्रकार की लाइंस बनी हुई हैं, देन दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेगमेंटेड। तो अभी तक तुम्हारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड है जरा बताओ? क्या पॉलीफेरा सेगमेंटेड है? कतई नहीं। क्या कॉलेंट्रेटा सेगमेंटेड है? बिल्कुल नहीं। क्या प्लेटीहेलमिन्थस सेगमेंटेड है? नहीं। क्या आपके हेलमिन्थस सेगमेंटेड है? नहीं। क्या आपके एनिलिडा सेगमेंटेड है? यस। यानी कि सेगमेंटेड बॉडी शुरू कहाँ से हो रही है? सेगमेंटेड बॉडी शुरू होती है एनिलिडा से। एनिलिडा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी में आपको सेगमेंट्स दिखते हैं। और अब जो आगे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एनिलिडा के आगे क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की बॉडी में भी क्या होते हैं? आप लोगों के सेगमेंट्स होते हैं। तो ये बन गए 4 पॉइंट्स। तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड्स के पेपर में तुम ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में लिख दो, इसको पॉइंट्स बना बना के लिखो। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर यूकॉलिमेट, दे हैव बायोलेटरल सिमेट्री, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। बन गए 4 पॉइंट्स आपके। 5वां पॉइंट आपका ये बन गया कि दे आर द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब बात आती है पहले इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर प्रकार के फाइलम में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, ये कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है। जिस दिन हम लोगों ने देखो पॉलीफेरा पढ़ना शुरू किया था, पॉलीफेरा में मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये लोग तो पहले तो असेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड, ठीक है, दोनों तरीके से ये लोग क्या करते हैं? आप लोगों का रिप्रोडक्शन करते हैं। दोनों तरीके, ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं, असेक्सुअली भी कर सकते हैं। बट एक पॉइंट याद रखना, ये पॉलीफेरा के अंदर कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अरे देखो देखो ये फीमेल पॉलीफेरा है और देखो देखो ये मेल पॉलीफेरा है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हर्माफ्रोडाइट? इनकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही साथ होता है। मतलब अगर लेट्स से ये तुम लोगों का पॉलीफेरा है, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अगर ये पॉलीफेरा है तो इसी पॉलीफेरा के अंदर इसका फीमेल पार्ट भी मिलेगा और इसी के अंदर इसका मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा। सेम यही बातचीत नीचे कॉलेंट्रेटा के साथ भी थी। जब हम लोग कॉलेंट्रेटा में आए तो हमने कॉलेंट्रेटा के बारे में बात की। प्लेटीहेलमिन्थस में आए, प्लेटीहेलमिन्थस में भी यही सेम बातचीत थी कि वो लोग हर्माफ्रोडाइट होते हैं। परंतु प्लेटीहेलमिन्थस के बाद जैसे हम चौथे फाइलम में आए, यानी कि हेलमिन्थस, वहां से थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। वहां से
ऑर्गेनिजम्स के अंदर में मेल सेक्स पार्ट और फीमेल सेक्स पार्ट वो अलग अलग होना शुरू हुए, यानी कि फीमेल बॉडी अलग और मेल बॉडी अलग। एक ही बॉडी के अंदर दोनों चीजें नहीं थी। कहाँ से शुरू हुई ये वाली जर्नी? हेलमेंथस से। उसके बाद हम लोग आए एनीलिडा में। तो एनीलिडा यार थोड़े से मिक्सचर टाइप के लोग थे। ये आपके हर्माफ्रोडाइट भी होते थे इनके कुछ प्राणी, और इनके कुछ प्राणी आप लोगों के यूनिसेक्सुअल भी होते थे। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी में अलग अलग भी पाए जा सकते हैं और उनकी बॉडी में एक साथ भी पाए जा सकते थे सेक्स ऑर्गन। बट एर्थ्रोपोडा यानी कि कीड़े मकोड़े, याद रखना, आप अपने आजू बाजू जितने भी कीड़े मकोड़े देखते हो, लाइक ग्रास हॉपर, लाइक से कॉकरोच, ठीक है, या फिर बटरफ्लाई, केकड़ा, मकड़ी, दीज ऑल कीड़ा मकोड़ा। फिर कौन आता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का चिड्डा जो उचकता रहता है, दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कीड़ा मकोड़ा आर नोन एज एर्थ्रोपोडा। ये सभी के सभी एर्थ्रोपोडाज होते हैं। कभी कॉकरोच को टच किया है क्या? तो कॉकरोच की ये जो स्किन होती है, देखो ये वाली जो लेयर होती है, ये इस लेयर के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इसको कभी टच करके देखना, थोड़ी सी कड़क कड़क सी लगती है। मतलब एकदम भी कड़क नहीं लगती कि हाँ ये तो लोहे के जैसी कड़क है, बट हल्का सा आपको इसमें से फीलिंग आती है कि टफ है। तो इसकी जो आउटर बॉडी है वो थोड़ी सी टफ फील होती है। एक घोंगा होता है, घोंगा स्नेल, जिसको हम कहते हैं ना सबसे दुनिया में स्लो चलता है, दैट घोंगा, उसकी बॉडी भी देखो कड़क होती है। एक होता है हेलीकॉप्टर, जो यूजुअली समर सीजन के वक्त दिखता है, हम लोग उसको हेलीकॉप्टर कहते हैं, मुझे उसका साइंटिफिक नेम नहीं पता। ठीक है, तो इन सबकी बॉडी में कड़कनेस फील होती है। आपके जो ये केकड़े होते हैं इनकी भी देखो आउटर बॉडी कड़क होती है। तो एक्चुअली में जितने भी एर्थ्रोपोडास होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन हल्का सा कड़क होता है। और ये एक्सोस्केलेटन कड़क क्यों होता है? रीजन, इनकी बॉडी जिससे बनी हुई होती है, एक मटेरियल से बनी होती है, दैट इज नोन एज चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। चिटिन नामक एक मटेरियल से इन लोगों की क्या होती है, बॉडी आप लोगों की, उनकी बॉडी मतलब आप लोगों की नहीं, क्या होती है, बनी हुई रहती है। तो इनकी एक्सोस्केलेटन किससे बना है? चिटिन से बना है। ये एक पॉइंट आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि हम लोगों ने जब ऊपर पढ़ा था एनीलिडा में, तो एनीलिडा में हम लोग क्या कर रहे थे कि इनकी जो बॉडी है वो कवर रहती है किससे? क्यूटिकल से। एनीलिडा में क्यूटिकल था और एर्थ्रोपोडा में चिटिन है। ठीक है, और इवन जो तुमने पढ़ा था हेलमेंथस, उसमें भी क्यूटिकल था। तो ये पॉइंट हो गया। एर्थ्रोपोडा यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि फीमेल कॉकरोच अलग दिखेगी और आपको मेल कॉकरोच अलग मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फीमेल और मेल एक ही बॉडी के अंदर है। बस खत्म हो गया एर्थ्रोपोडा की पढ़ाई। हाँ, अब इनका नाम एर्थ्रोपोडा क्यों रखा? जैसे पॉलीफेरा का नाम पॉलीफेरा क्यों रखा? क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स दिख रहे थे, इसलिए उनका नाम पॉलीफेरा रख दिया। आपने प्लेटीहेलमिन्थस का नाम प्लेटीहेलमिन्थस क्यों रखा? क्योंकि उनकी बॉडी आपको फ्लैट दिख रही थी, इसलिए आपने उनका नाम प्लेटीहेलमिन्थस रख दिया। तो एर्थ्रोपोडा क्यों रखा? एर्थ्रोपोडा इसीलिए रखा गया क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, इनकी बॉडीज में जो इनके हैंड्स कहो या लेग्स कहो, जो भी आप कहो, ये कैसे होते हैं? जॉइंट होते हैं उनकी बॉडी से, मतलब ये रेंगते नहीं है। अभी तक तुम्हें जितने भी ऊपर ऑर्गेनिज्म पड़े, पॉलीफेरा तो देखो चलता ही नहीं था, वो तो एक जगह बस बैठा रहता था सेठ समान। जो तुम लोगों के प्लेटीहेलमिन्थस या फिर जो हेलमिन्थस या जो एनीलिडा थे, ये लोग रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म से, सिवाय वो कान खजूरे को छोड़कर, उसके बाद छोटे छोटे क्या थे, सूडो से, जिसके थ्रू वो लोकोमोशन करता था। बट एक्चुअल में ये आप लोगों का पहला एनिमल किंगडम है, जिस एनिमल किंगडम में एक ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर तरीके का कुछ पैर जैसा आपको देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअली में जॉइंट है। देखो ये जॉइंट है, ये बॉडी से क्या है? जॉइंट है। ठीक है, ये बॉडी से क्या है? जॉइंट है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये जॉइंट है। एक छोटा मोटा आप कह सकते हो, आपको पाँव दिख रहा है बराबर, एक बाहर की तरफ निकलने वाला क्या है? ये एक ऑर्गन है जो उनकी मेन बॉडी से जॉइंट है। ठीक है, जो उनकी मेन बॉडी से जॉइंट है। जैसे हमारी बॉडी में हमारे जो आर्म्स हैं वो हमारे अपेंडेजेस हैं। तो बेसिकली अपेंडेजेस का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो बॉडी पार्ट जो कि उसकी बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। जैसे जानवरों में उनके पाँव और उनकी पूंछ को भी हम किस में कंसिडर करेंगे? अपेंडेजेस में मतलब क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ठीक है, बराबर।
तो अपेंडेजेस इनमें पाए जाते हैं, तो देयरफॉर दीज आर नोन एज आर्थ्रोपोडा। क्योंकि अपेंडेजेस का जो वर्ड है, उसका जो भाषा का मतलब होता है, उसका मतलब होता है जॉइंट। सिंस दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस दे आर टर्म्ड एज आप लोगों का आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी 10th बोर्ड्स के लिहाज से जितनी लेनी चाहिए अपन ले चुके हैं। पहला क्या कि इनकी बॉडी, सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर किसी को याद होना चाहिए, ये अर्थ में पाए जाने वाले सबसे लार्जेस्ट फाइलम्स है, सबसे बड़ा फाइलम है ये एनिमल किंगडम का। पॉइंट नंबर 2, ये कैसे होते हैं अपने आप से पूछो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनकी बॉडी में कैविटी होती है क्या? बिल्कुल इनकी बॉडी में कैविटी होती है, जिसकी वजह से यूकोलिमेट कहलाते हैं। लेट्स से अगर तुम्हें पेपर में यूकोलिमेट की स्पेलिंग याद नहीं आ रही है या तुम भूल गए हो कि यूकोलिमेट कहते हैं, तो आप इतना लिख सकते हो कि दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, कि यस इनके इसमें असलियत में बॉडी कैविटी है। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि ये बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ये ऑलमोस्ट हर प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो चिटिन से बना हुआ रहता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनकी बॉडी में जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं। बराबर, इनकी बॉडी में क्या होते हैं? जॉइंट अपेंडेजेस। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और बेसिक एग्जांपल्स तो यार याद करोगे ही करोगे। तो मैं तो आर्थ्रोपोडा के ऐसे एग्जांपल्स याद करती हूँ कि हमारे आजू बाजू हमें जितने भी कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, दैट कीड़े मकोड़े आर टर्म्ड एज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये कहलाता है आर्थ्रोपोडा। अब इसमें एक इंसान को डाउट आ सकता है, ठीक है, कि चिटिन क्या है। जैसे मैंने बोला ना कि बॉडी चिटिन से बनी हुई होती है, चिटिन से। तो देखो जब तुम लोग आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे ना पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स की दुनिया में अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। जैसे तुम्हारी खुद की स्किन एक पॉलीमर है, तुम्हारी बॉडी के अंदर का डीएनए एक पॉलीमर है, तुम जो प्रोटीन्स खाते हो वो एक पॉलीमर है, जो तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो वो एक पॉलीमर है। तो बेसिकली चिटिन ग्लूकोज का एक पॉलीमर, मतलब ग्लूकोज से बनने वाला एक पॉलीमर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का? एक पॉलीमर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पॉलीमर। ग्लूकोज के जैसे हम मान के चलो, ये चिटिन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। किस चीज का पॉलीमर होता है वो आपको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ ये पॉलीमर होता है। अब आगे यहाँ पे अगर मुझे लेट से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछना होता आर्थ्रोपोडा में, तो पेपर में तुम्हें कभी भी ना कॉकरोच बनाने को नहीं आएगा। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से कॉकरोच बनकर आएगा और तुम्हें वहां पे इसकी लेबलिंग करने को दी जाएगी, मतलब ABCD। ठीक है, तुम्हें ऐसा लिख कर आएगा पेपर में और तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? लेबलिंग करनी पड़ेगी कि अच्छा A का मतलब हेड, B का मतलब थोरैक्स, C का मतलब एब्डोमेन, ऐसा, और D का मतलब एंटीना। तो आई जस्ट डोंट थिंक कि यहाँ पर आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई डायग्राम ड्राइंग आएगी। या फिर लेट्स से कल को एक बटरफ्लाई की फोटो दे दी, पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो बटरफ्लाई किस फाइलम में बिलोंग करती है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि अच्छा ये बिलोंग करती है आर्थ्रोपोडा में। फिर वो तुमसे ये पूछेगा कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में से बिलोंग करती है, तो चलिए आप इसके एनी 4 या एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा। या फिर वो आपसे ये पूछ सकता है बटरफ्लाई की फोटो दिखाकर कि बटरफ्लाई के बारे में आप बताइए कि बटरफ्लाई में बायोलेट्रिकल सिमेट्री है कि उसके अंदर रेडियल सिमेट्री है कि उसके अंदर सिमेट्री नहीं है। तो देखो मैं बटरफ्लाई को एक लाइन अगर मैं ऐसी ड्रॉ करूं तो मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट पा रही हूँ, मतलब बायोलेट्रल है। तो इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इन 4 ऑर्गेनिज्म में से किसी भी ऑर्गेनिज्म की फोटो आ जाएगी पेपर में और तुमसे पूछेगा कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कि वो यूकोलिमेट है, कि वो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है। तब उसमें तुम पता है क्या डाउट राइज करोगे कि मैडम हमको कैसे पता, हमने उस ऑर्गेनिज्म को काट के थोड़ी ना देखा है। तो यार हमको एक्चुअली में उस ऑर्गेनिज्म को काटना भी नहीं है, भगवान ने अक्ल दी है कि बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडास में आते हैं, तो जो जो आर्थ्रोपोडास के कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बटरफ्लाई के होंगे। अगर आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है बायोलेट्रल, तो बटरफ्लाई में भी बायोलेट्रल सिमेट्री होगी। अगर आर्थ्रोपोडा में आपके क्या बॉडी कैविटी होती है तो बटरफ्लाई में भी बॉडी कैविटी होगी। सो देयरफॉर इस तरीके से चीजों को याद किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बोर्ड्स का पेपर बनाऊं तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछूं कि आपको लेट से मैंने सेंटीपीड का एक फोटो दे दिया और आपको पूछूंगी आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म, 1 मार्क्स, क्या लिख लेना पड़ेगा तुम्हें? सेंटीपीड। फिर मैं पूछूंगी इन विच फाइलम इट फॉल्स, तो मैं वहां पे लिखवाऊंगी तुम लोगों से, आंसर क्या दोगे वहां पे? आर्थ्रोपोडा। फिर मैं तीसरा पूछवाऊंगी डू दे हैव नोटोकॉर्ड और नॉट, तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि अभी हम जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो नोटोकॉर्ड नहीं वालों की पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे नो दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड।
पॉइंट नंबर 4 में पूछूंगी क्या ये उनकी बॉडी में कोई सिमेट्री है, तुम लिखोगे यस। मैं पूछूंगी कौन सी, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा बायलैटरल। तुम्हें कैसे पता बायलैटरल है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा किंगडम को मतलब फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं, इस वजह से। तो इनडायरेक्टली आपको ऑर्गेनिज्म की शक्ल पहचान के उसका फाइलम पहचानना है। फाइलम पहचान के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर फाइलम के होंगे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म के होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पर्टिकुलर फाइलम में। दैट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का वाले फाइलम मुझे बड़े ही पसंद आते हैं। इनको अगर आप टच करो ना, पहली बात तो दिखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। आर्थ्रोपोडास के बाद सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई एनिमल किंगडम में है, सेकेंड लार्जेस्ट, तो वो एक्चुअल में मोलस्का है। ये एक अगेन आपके एमसीक्यू का पॉइंट हो सकता है, या फिर आप लोगों के ट्रू और फॉल्स का ये एक पॉइंट हो सकता है कि कल को एक ट्रू और फॉल्स यहाँ से पूछ लिया गया कि मोलस्का इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, तो हम में से लोगों को क्या लगेगा, हाँ हमने तो पढ़ा था आंसर रट्टा मारते वक्त। अरे तो ये भी देखो कि वहां पर एक मिनट, ठीक है, तो इन दैट केस आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि यार मोलस्का तो मेरा करेक्ट आंसर, बट नहीं, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है। अच्छा, अब उसमें मैं एक और बता दूं, जैसे अभी डेवलपमेंट हो रही है तो डेवलपमेंट हमेशा इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज मैनर में नहीं जाती है। तो ये जो मोलस्का है, ठीक है, आप लोगों के ये आपके अर्थ में भी पाए जाते हैं, ये एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब पानी और धरती दोनों में पाए जाते हैं। इनडायरेक्टली आर्थ्रोपोडा के भाई लोग हैं। आर्थ्रोपोडा भी कैसे थे, ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में थे, फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स। तो यहाँ पे भी ये लोग किसमें पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे हैबिटेट्स में ये आप लोगों के पाए जाते हैं। ये मोलस्का के बारे में एक पॉइंट, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मोलस्कास आपको क्या दिखेंगे, मैराइन एनिमल्स दिखेंगे, समुद्री जीव, ये पॉइंट याद रखना। वैसे पानी में पाए जाएंगे बट समुद्री जीव, जैसे तुमने सुना होगा पर्ल कल्चर नामक एक चीज होती है। लोग आजकल अपने टैंक में ही मोती उगाने लगे हैं, तो मोती तो लेकिन समुद्र में उगता था, फिर टैंक में कैसे, नदी में कैसे। तो एक्चुअली अब हम लोग उन चीजों को आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से अब हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत, इनको मतलब हम लोग अगर इनको टच करते हैं तो तुम देखना टच, जैसे तुम लोग रेत में देखो, रेत में एक सीपी आती है, ठीक है, छोटे छोटे देखना सीप आते हैं रेत में, कितने अच्छे लगते हैं टच करने पे, कितना सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट तो नहीं लगते बट शाइन होती है उनकी स्किन में। तो एक्चुअल में जब वो ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, क्योंकि सीपी एक ऑर्गेनिज्म ही था जो कि मर चुका है, बट जब वो एक्चुअल में जिंदा होते हैं तो इनकी जो बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट और स्लिमी होती है, इसीलिए उनको कहते हैं मोलस्क। और मोलस्क ना कहते हुए फाइलम का नाम रख दिया गया है मोलस्का। तो यहाँ से ये गिवरिज्म पूछा जा सकता है कि क्यों फाइलम मोलस्का को मोलस्का ही कहते हैं, ठीक है, बराबर। तो देयरफॉर आप वहां पे लिख सकते हो कि वो उनकी बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी होती है, ये रीजन। अब ये तो पूरी बकवास बातचीत हुई, काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है कि इनकी बॉडी में कितने जर्म लेयर होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इनकी बॉडी में अब 2 जर्म लेयर होंगी। चीजें अब इवोल्यूशन की तरफ जा चुकी हैं। इनसे पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, उनकी बॉडी जब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो मोलस्का तो उनसे भी बाद में आता है, तो मोलस्का की बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मोलस्का की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक हो, क्योंकि मोलस्का से पहले वाले लोग आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, इनकी बॉडी के अंदर में बॉडी कैविटी थी, तो इनके अंदर में भी बॉडी कैविटी होगी ही होगी। सो देयरफॉर दे आर यूकोलिमेट। इनसे पहले वाले लोगों की बॉडी में सिमेट्री थी, तो इनके इसमें भी सिमेट्री है, और इनके अंदर में भी वही सेम सिमेट्री है, बायलैटरल। सोचो कितनी आसान है फाइलम्स को याद रखना। पहला फाइलम पॉलीफेरा, कोई सिमेट्री नहीं होती। दूसरा फाइलम कॉलेंट्रेटा, इनमें सिमेट्री होती है और उस सिमेट्री का नाम होता है रेडियल। अब कॉलेंट्रेटा के बाद से अभी तक आपने कितने फाइलम पढ़ लिए, प्लेटीहेलमिन्थस, हेलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड नाउ मोलस्का, 5 फाइलम्स। इन 5 फाइलम्स के अंदर में एक ही प्रकार की सिमेट्री होती है, दैट सिमेट्री इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। सोचो कितना आसान है। नहीं तो अपन लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कितना कठिन चैप्टर। कठिन नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, बट थोड़ा सा मेमोराइज करने का तरीका पता होना चाहिए, ऐसे मेमोराइज करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा,
अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था कि सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर बातचीत होनी ही चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म का सेक्स ऑर्गन कैसा है, मतलब वो यूनिसेक्सुअल है कि वो आपके हर्माफ्रोडाइट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो मोलस्का है ये अब क्योंकि मतलब कह सकते हो मोर इवोल्यूशन वाली स्पीशीज है, तो ये भी आप लोगों के क्या है, यूनिसेक्सुअल है। आर्थ्रोपोडा भी कहते थे यूनिसेक्सुअल थे, मोलस्कास भी कैसे हैं, आप लोगों के यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल तो यार तुम्हें याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए कोई तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े उन ऑर्गेनिजम्स में से अभी तक स्टिल सिर्फ एनिलीडा और सिर्फ आर्थ्रोपोडा, यही दो फाइलम्स के ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंटेड थी अभी तक, और बाकी किसी की भी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई सेगमेंट नहीं पाई जाती। ऐसे याद करते चीजों को कि एनिलीडा और आर्थ्रोपोडास सिर्फ यही दोनों सेगमेंटेड थे, बाकी के सब तो कैसे होते हैं, नॉन सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, बाकी सबके सब कैसे होते हैं, नॉन सेगमेंटेड। अभी एक और पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम याद कर सकते हो, पॉइंट नंबर 5 की तरफ देखो जरा। यहाँ पे वर्ड बोला गया है विसरल मास। पहले तो समझते हैं विसरल मास का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जब भी आप किसी मोलस्का वाले ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो मोलस्का वाले ऑर्गेनिजम्स के बॉडी थोड़ी सी आपको मतलब ऐसी भरी भरी सी दिखेगी। इसके अंदर में इसके क्या होते हैं, इसके अंदर में इसके ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर में क्या होते हैं, इसके ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो आउटर बॉडी है, ये जो आउटर बॉडी होती है, दिस आउटर बॉडी, ये जो उठा हुआ बॉडी पार्ट है, हम्प, ये जो हम्प है, हम्प का मतलब जो उठा हुआ बॉडी पार्ट है, ये इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन ये जो उठा हुआ बॉडी पार्ट है ये किससे बना हुआ रहता है, मेंटल से बना हुआ रहता है। जैसे मैंने इससे पहले क्या कहा कि वो आप लोगों का चिटिन से बना हुआ रहता है, तो ये किससे बना हुआ रहता है, मेंटल रहता है इसमें। ये मेंटल की वजह से आप लोगों के रेत में जो आपको सीपियां मिलती हैं, ठीक है, वो सीपियां आपको कड़क मिलती हैं थोड़ी सी, और क्या रहता है वो कैल्शियम की कैल्शियस शेल। कैल्शियस मतलब इतनी भी कड़क नहीं कि आपने अगर उनको तोड़ा तो वो टूटती नहीं है, ये टूट जाएंगी, बट बनी हुई किसके जैसी रहेंगी, आपकी कैल्शियम से बनी हुई रहेंगी, कैल्शियम से बनी हुई रहेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट जिससे चौक बनी हुई होती है ना, उससे। तो ये इसकी खास बात है मोलस्का की। तो मोलस्का के क्या पॉइंट्स हैं, ये लोग सॉफ्ट और स्लिमी होते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये हर प्रकार के हैबिटेट पे पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। पॉइंट नंबर 4, ट्रिप्लोलास्टिक है। पॉइंट नंबर 5, यूकॉलिमेट है। पॉइंट नंबर 6, नॉन सेगमेंटेड बॉडी है। पॉइंट नंबर 7, यूनिसेक्सुअल है। पॉइंट नंबर 8, इनकी बॉडी चिटिन से बनी हुई है। चिटिन की वजह से, सॉरी, इनकी बॉडी किससे बनी हुई है, मेंटल से बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको इनकी बॉडी कैसी दिखती है, हार्ड और कैल्शियस दिखती है, बस। और बाकी तो नीचे तुम लोगों को कुछ जीके फैक्ट्स दिए हुए हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से सबसे क्लेवर नॉन कॉर्डेट्स ऑक्टोपस है। गुड जीके फैक्ट, ये जीके फैक्ट है, रीड करके तुम इग्नोर कर सकते हो। मोलस्का के बाद जो हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं दैट इज एकिनोडर्मेटा। ठीक है, एकिनोडर्मेटा। अब देखो इनका एकिनो नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनके इस कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर छोटे 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 कांटे लगे हुए होते हैं। जैसे तुमने कभी कान खजूरा देखा है, कान खजूरा, हाँ, कान खजूरा की बॉडी के ऊपर देखना आपको छोटे छोटे बहुत सारे बाल दिखते हैं, मैं वैसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। तो एकिनोडर्मेटा इसीलिए इनको कहा गया क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे स्पाइंस होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। क्योंकि इनके, अच्छा, वो स्पाइंस किसके होते हैं, अगेन कैल्शियस स्पाइंस। कैल्शियस स्पाइंस का मतलब होता है मेड अप ऑफ किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कांटे होते हैं, सो इसीलिए इन्हें एकिनोडर्म्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट गिव रीजंस के लिए। इवन इतने पॉइंट्स को तुम अब ये भी बना सकते हो कि एकिनोडर्मेटा की बॉडी के आउटर स्किन जो रहती है वो किससे बनी हुई होती है, आप लोगों के कैल्शियस स्पाइन से बनी हुई होती है। और एकिनोडर्मेटा सिर्फ और सिर्फ ओशंस में ही पाए जाते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। एक्सक्लूसिवली दे आर मैराइन एनिमल्स, एक्सक्लूसिवली। तुम अगर ये सोचोगे कि चलो इनको मैं लाके अपनी घर की टंकी में डालूंगा तो नहीं चलेगा,
ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वो तो होंगे ही होंगे, ये भी यूकोलिमेट होते हैं, बट बात आती है बॉडी की सिमेट्री के ऊपर। तो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई की उससे हमने क्या सीखा, पॉलीफेरा एसिमेट्रिक होते हैं, जो कॉलेट्रेटा है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस, हेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये 5 फाइलम्स के अंदर में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो एक इंसान को ऐसा लग सकता है कि अच्छा एक्टिनोडर्मेटा के अंदर में भी बायलैटरल सिमेट्री होती होगी, कतई नहीं। एक्टिनोडर्मेटा के अंदर में बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती, बल्कि इनके अंदर में कॉलेंट्रेटा के जैसे रेडियल सिमेट्री होती है। तो याद रखना, जब ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो बड़े होने के बाद इनकी बॉडी में कौन सी सिमेट्री आ जाती है, रेडियल। लेकिन जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे वाली स्टेज में इन लोगों के अंदर कौन सी वाली सिमेट्री होती है, बायलैटरल। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपको 1 मार्क, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स कुछ भी पूछ सकता है कि एक ऐसे फाइलम का नाम बताइए जिसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों टाइप की सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो वो कौन है आप लोगों का, एक्टिनोडर्मेटा। अडल्ट स्टेज में रेडियल, और जब बच्चे थे तब उनकी स्टेज में कौन सा, बायलैटरल। इन फाइलम के अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये स्टार शेप के भी हो सकते हैं, जैसे कि दिख रहा है स्टारफिश है। ये सिलेंड्रिकल शेप के भी हो सकता है, जैसा दिख रहा है कि सी कुकुम्बर है। ठीक है, ये ऐसे बॉल के जैसे भी हो सकते हैं, फ्लावर टाइप भी हो सकते हैं, ऐसे गोल गोल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क जैसे भी हो सकते हैं। मतलब इनकी शेप बहुत अलग अलग होती है, एकदम अलग अलग होती है। ठीक है, एकदम अलग अलग। अच्छा, उसके अलावा इनके बारे में कुछ और पॉइंट तुम्हें याद, हाँ, एक इनके बारे में आपको पॉइंट याद होना चाहिए, इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो इनके जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। मतलब इन लोगों के अंदर क्या होता है बताओ आपको, फीमेल और मेल अलग अलग मिलेगी, फीमेल स्टारफिश अलग मिलेगी, मेल स्टारफिश आपको अलग मिलेगी। ठीक है। अच्छा, क्या ये लोकोमोशन कर सकते हैं क्या, तो देखो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टिनोडर्मेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी के सभी लोकोमोशन कर सकें। ठीक है, कुछ लोकोमोशन कर सकते हैं और कुछ अपनी जगह पे बस पड़े रहते हैं आलसी के समान, जैसे पॉलीफेरा कैसे पड़े हुए रहते थे बस वैसे। तो दे कैन डू लोकोमोशन और दे कैन नॉट डू, दोनों इसमें है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन याद रखने हैं। लोकोमोशन वाला ऑप्शन ना सिर्फ 2 ही जगह आता है, एक पॉलीफेरा क्योंकि वो कंप्लीटली सेडेंटरी होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्टिनोडर्मेटा। ये इनमें से कुछ परफॉर्म लोकोमोशन, कुछ इनके लोकोमोशन को परफॉर्म करते हैं, और कुछ एनिमल्स इनके कैसे होते हैं, सेडेंटरी होते हैं। ठीक है, इनके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग शो करते हैं, रीजनरेशन। कौन सा वाला शो करते हैं ये लोग, रीजनरेशन। तो ये सारी कहानी थी एक्टिनोडर्मेटा के अंदर। इवन एक और मैं तुम लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि एक्चुअली जो ये आपके एक्टिनोडर्मेटा होते हैं, इन एक्टिनोडर्मेटा के बॉडी में हेड नहीं होता, जैसे कॉकरोच के पास हेड होता है, जैसे ये देखो ऑक्टोपस के पास ये उसका हेड था, हेड के बाद डायरेक्ट नेक नहीं थी, डायरेक्ट बॉडी पार्ट शुरू हो गया था। तो ये जो आपके एक्टिनोडर्मेटा होते हैं, इन लोगों के पास हेड नहीं होता। ठीक है, इन लोगों के पास क्या नहीं होता, हेड नहीं होता है, इनके पास हेड नहीं होता। ये पॉइंट्स तुम्हें एक्टिनोडर्मेटा के बारे में याद रखना है कि इनके पास क्या नहीं होता है, हेड नहीं होता है। ठीक है, बस इतनी ही जानकारी 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग एक इंसान को चाहिए होती है, और जो कि हमने ले ली। नेक्स्ट नंबर आता है हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट फाइलम है क्योंकि हेमिकॉर्डेटा का आपको पहले तो ये 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। हेमिकॉर्डेटा के ये 2 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, बैलेंग्लोसिस और सेकेलोग्लोसिस, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को प्रोबोसिस रीजन में, मैं समझाती हूँ एक एक वर्ड का मतलब, प्रोबोसिस रीजन में नोटोकॉर्ड मिलती है। अभी तक मैं क्या पढ़ा रही थी तुमको कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े उनमें नोटोकॉर्ड नहीं थी। ठीक है, लेकिन आगे आप जो पढ़ोगे अभी ये सब यूरोकॉर्डेटा,
यहां से अपन उन फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड है। तो होता क्या है कि या तो नोटोकॉर्ड होती है या तो नोटोकॉर्ड नहीं होती है। बट जो हेमिकॉर्डेटा है ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप कह सकते हो इनके पास एक सर्टेन स्टेज तक इनके पास नोटोकॉर्ड होती है और एक सर्टेन लेवल बाद इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं भी होती है। तो इसका मतलब ये दोनों है, ये कॉर्डेट्स भी हैं और कुछ कुछ तरीके से ये नॉन कॉर्डेट्स भी हैं। ये एक सी इन्हें क्या कहा जाता है, एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। तो यहां से एक तुम लोगों को एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है कि एक ऐसे फाइलम का नाम बताइए जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, आप लोगों के कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। या फिर यहां से इस चीज को गिव रीजन में पूछा जा सकता है कि वाई बेलेंग्लोसस और या फिर सेकेलोग्लोसस इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। तो आपको बताना पड़ेगा बेलेंग्लोसस और सेकेलोग्लोसस ये दोनों बिलोंग करते हैं किस चीज पे, आप लोगों के क्या नाम है इसका, हेमिकॉर्डेटा फाइलम के, और इनके पास नोटोकॉर्ड होती है। तो जिसकी वजह से आप इन्हें ये कह सकते हो कि ये कॉर्डेट्स हैं, बट इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है ये प्रॉपर्टी इनकी किससे मैच करती है, नॉन कॉर्डेट से। सो देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज आप लोगों का कनेक्टिंग लिंक। बराबर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये तो एक जीके फैक्ट है, इसमें मैं क्या समझाऊंगी तुमको कि इस एनिमल्स को हम एकॉन वॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें मैं क्या समझाऊंगी, ये तो एक जीके फैक्ट है, इससे भी अगेन आपका एक एमसीक्यू आ सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना सुनो, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं ना, कॉर्डेट्स जो आप कल से पढ़ोगे, जैसे यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा जो कि हमें पढ़ना है, तो ये जो लोग होते हैं इन लोगों के अंदर बॉडी में हेड होता है, इनके पास नेक होता है और इनके पास क्या होता है बताओ, इनके पास इनका ट्रंक यानी कि बाकी का बॉडी पार्ट होता है। तो वैसे ही आप लोगों के पास जो हेमिकॉर्डेटा है इनकी बॉडी के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला टॉप पार्ट इज नोन एज प्रोबोसिस, सेकेंड पार्ट इज नोन एज कॉलर जिसे आप कह सकते हो गर्दन, और बाकी नीचे का बॉडी पार्ट इज नोन एज आप लोगों का ट्रंक। इनकी बॉडी टोटल 3 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। बट नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन में ही आपको मिलेगी, बाकी के रीजन में आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, प्रोबोसिस क्यों होता है इनकी बॉडी में वो तुम लोगों को जानने की नीड नहीं है, बट फिर भी सुन लो। प्रोबोसिस इन लोगों की बॉडी में जो होता है ये उस प्रोबोसिस से खाना भी खाते हैं, मतलब ये इनका माउथ है, और साथ ही साथ में ये इसी प्रोबोसिस से एक्सक्रीशन भी करते हैं। सीन साउंड टू बी वेरी डर्टी, गंदा लगेगा सुनने में, बट व्हाट वी से, अब है सो है। ये इनका प्रोबोसिस के से ये खाना भी खाते हैं, माउथ है ये उनका, और ये उनका एक्सक्रीटरी पोर भी है, इसे ये एक्सक्रीट भी करते हैं। बराबर, ये इससे एक्सक्रीट भी करते हैं। ये चीज आप लोगों की स्पेशली मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है यहाँ पर। एक्सक्रीट करने के लिए तो इनके पास यहाँ एनस होता है, बट ये उससे करते हैं। अच्छा, मैरीन एनिमल्स होते हैं, और जो आप लोगों का नीचे बेड होता है, सी बेड, उसमें ये लोग गड्ढा करके रहते हैं। ये उनका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इन लोगों के पास क्योंकि ये मैरीन एनिमल्स हैं तो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, जो लोग पानी में रहते हैं उनके पास रेस्पिरेशन करने के 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो उनके पास मछली के जैसे गिल्स होना चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए, या तो उनकी जो बॉडी की स्किन है वो इतनी 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 पतली होनी चाहिए कि बॉडी के स्किन के थ्रू ही वो लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं। समझो, बॉडी के स्किन के थ्रू ही वो लोग रेस्पिरेशन कर ले रहे हैं। लेकिन हेमिकॉर्डेटास में उन लोगों के पास क्या होती हैं, आप लोगों के पास फेरेंशियल गिल स्लिट्स होती हैं। ये लोग रेस्पिरेशन इसके थ्रू करते हैं। ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। बस खत्म हो गई हमारी कहानी। यही था आप लोगों के बेलेंग्लोसिस के बारे में। पेपर में बेलेंग्लोसिस का डायग्राम बनाने को आ सकता है, या फिर तुम लोगों को अगेन डायग्राम बनकर आए और डायग्राम में लेबलिंग करने को आए कि प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, इन तीनों चीजों को आप क्या करो, मार्क करके दो। सो दिस वॉज अबाउट द फाइलम्स दैट वी वर स्टडिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो कौन से फाइलम पढ़ रहे थे, जो नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती। अब कल से हम लोग जिस फाइलम के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो ये वाले फाइलम्स होंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है,
ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। सो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉर्डेट्स, सो कॉर्डेट्स आर दोज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी, ठीक है, बराबर। और अब सुनो, कॉर्डेट एक फाइलम है, जैसे एनिलिडा एक फाइलम था, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम था, तो कॉर्डेट्स एक फाइलम है। अब इस फाइलम के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, 3। मतलब मैं फाइलम को और फर्दर क्लासिफाई कर रही हूँ, तो जब फाइलम को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं सब फाइलम। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब फाइलम। तो टोटल 3 सब फाइलम्स होते हैं कॉर्डेट्स के। यूरोकॉर्डेटा एक होता है आप लोगों का, दूसरा वाला सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। हम लोगों को तीनों सब फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं कि कॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट। वर्टिब्रेटा क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट डिटेल में हमको सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेटा को पढ़ना है। मतलब कॉर्डेट फाइलम की फर्दर क्लासिफिकेशन की तो 3 फाइलम बने, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और आपका वर्टिब्रेटा। दीज आर नोन एज सब फाइलम। और जब मैंने इस सब फाइलम की और क्लासिफिकेशन की और तो जब सब फाइलम को आप और क्लासिफाई करते हो देन इट इज नोन एज क्लास। तो कैसा रहता है, एनिमल किंगडम, उसको क्लासिफाई किया तो क्या बना, फाइलम। फाइलम को और क्लासिफाई किया तो बना सब फाइलम। सब फाइलम को और क्लासिफाई किया देन इट विल बिकम क्लास। तो हमको कॉर्डेट्स पढ़ना है। कॉर्डेट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। बॉडी की किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है। इसका मतलब ये होता है कि इनिशियली जब वो पेट के अंदर था अपनी मम्मी के, ठीक है, तब वो जब फीटस था या फिर जब वो एम्ब्रॉयो था तब उसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड था। बट जैसे ही वो एक कंप्लीट बेबी में कन्वर्ट हो गया तो उसकी बॉडी की जो नोटोकॉर्ड थी वो गायब हो गई। अब बॉडी की जो नोटोकॉर्ड गायब हो गई वो हो गई, बट इट डजंट मीन कि उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं थी, उसके पास थी बट वो गायब हो गई है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कभी ना कभी किसी ना किसी जमाने में नोटोकॉर्ड थी लेकिन अब नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में अभी नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, बंदर की बॉडी में नोटोकॉर्ड उसकी टेल में कन्वर्ट हो गई, उससे बाद में बात करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से नोटोकॉर्ड गायब हो गई है बट कभी ना कभी थी, जब वो फीटस थे, जब वो एम्ब्रॉयो थे मम्मी के पेट के अंदर तब थी, लेकिन तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग किस कैटेगरी में फॉल करवाते हैं, कॉर्डेट्स की कैटेगरी में। तो नोटोकॉर्ड हमेशा जिंदगी भर LIC के जैसे आपके साथ रहेगी ऐसा नहीं होता है, किसी ना किसी स्टेज में वो आपके साथ थी, हो सकता है आगे हो सकता है आगे ना हो, बट अगर आगे वो डिसअपीयर हो गई तो इट डजंट मीन कि आप उनको नॉन कॉर्डेट्स कहोगे, आप उनको तभी भी कॉर्डेट्स ही कहोगे। इसीलिए वो पॉइंट लिखा गया है एट लीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज, मतलब कभी ना कभी होनी जरूर चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और भी कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इनकी बॉडी में हार्ट होता है, इनकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है ट्यूब के जैसी, बॉडी के डॉर्सल साइड में मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये लिखा है कि बॉडी में कभी ना कभी फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहे होंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके कॉर्डेट्स के। तो ये याद कर लेना आज, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, कॉर्डेट्स के। अब हम लोग कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर आगे घुसकर किसका कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, क्लास वाली कैटेगरी के बारे में। फिर इस तरीके से ये चैप्टर मैं कोशिश करूंगी कि कल के कल ही पूरा समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और मैं एक बार स्टार्टिंग के इंट्रो में देख लूंगी कि कुछ मेरा बच तो नहीं गया, अगर कुछ बच गया होगा तो मैक्स टू मैक्स हम उसे परसों की क्लास तक ओवर कर देंगे, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो इसमें अभी कौन कौन से चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं एक बार उसके रिस्पेक्ट में बातचीत कर लो, मेरे को तो याद भी नहीं है अभी क्या क्या पढ़ा दिया है। 1 2 3 तो एक गुजरे ज़माने में पढ़ा दिया था। एनिमल क्लासिफिकेशन ये हम लोगों का प्रोबेबली हम कल खत्म कर लेंगे। सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट ये मैं नहीं पढ़ाने वाली, ये मैंने अभी तक रन की किसी बैच को नहीं पढ़ाया, और अगर तुम्हें पढ़ाने की नीड पड़ रही है तो तुम गधे हो एक नंबर के, ठीक है। दिस आर जस्ट इंग्लिश बुक्स फॉर रीडिंग पर्पस। ये चैप्टर्स क्या है, एक प्रकार से स्टोरी बुक्स हैं कि पढ़ो, रीड करो,
रीड करके बराबर समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़ दो फिर, अगर समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं मैडम आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करो ना फिर भी हमारे लिए, कि जब भूकंप आता है तब क्या करना चाहिए, है ना, जब आग लग जाती है तब क्या करना चाहिए, तो तुम बताओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ फिर, अगर ये चाहते हो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली चैप्टर नंबर 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, वो भी पढ़ाने लायक नहीं है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वो भी पढ़ाने लायक नहीं है। मैंने अभी तक किसी बैच में ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए, मैं बता दूं, अभी तक जितनी भी 10th की बैचेस थी और सभी ने साइंस में आउट ऑफ ऑलमोस्ट स्कोर किया है। कैसे? उनको आता था, कुछ भी पूछो उनको आता था, क्योंकि वो लोग मुझे चैप्टर समझाते थे। मैं मस्त यहाँ पे चेयर पे बैठी रहती थी, वो लोग मुझे समझाते थे कि इस पैराग्राफ का मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। इससे रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। बट अब अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे साथ मैं इस कोविड की वजह से काम कर नहीं सकती हूँ, बट स्टिल ये वाले चीज को तुम्हें पढ़ना है। हाँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो उसमें बिना समझाए समझ में ना आए। ठीक है, तो अभी इस चीज को ओवर करते हैं, फिर कल हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे।